नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सरांश हरी नॉलेज आर्मरी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप घर में कुशल मंगल होंगे और अपनी बेहतरीन तैयारी पे ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि सितंबर में एनडीए, सीडीएस और एसएससी के जितने भी बच्चे हैं बेटा, तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक आ रहा है। और उसी पेपर की तैयारी को करने के लिए मैं आप सभी के लिए पॉलिटी की एक सीरीज़ लेकर आया हूँ। और आज हमारी उसी पॉलिटी सीरीज़ की क्लास 6 होने वाली है, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको शेड्यूल्स के बारे में डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा और आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जिसके माध्यम से 12 की 12 अनुसूचियां जो हमारे संविधान में लिखी हुई हैं उनको आप अपने फिंगर टिप्स में याद भी कर पाएंगे, है ना। और बहुत आसान तरीका होगा इस ट्रिक को याद करने का, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से इस पूरे लेक्चर को देखिएगा। इससे पहले भी हमने 5 क्लासेस कवर कर ली हैं। और ध्यान रखें बेटा, सिर्फ पॉलिटी की सीरीज ही नहीं चल रही है, बल्कि आपके साथ साथ इसी चैनल में डेली करंट अफेयर की भी सीरीज चल रही है। तो ध्यान रखो, हर ऑल्टरनेट डेज में ये डेली करंट अफेयर की मैं क्लास भी डालता हूं। और अब जो अगली क्लास आने वाली है वो सैटरडे को आएगी, है ना, 20 ऑफ जुलाई 2024 को। आज 19 जुलाई 2024 को मैं पॉलिटी क्लास 6 का लेक्चर जो है आपके सामने रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी। जो भी पुराने बच्चे हैं और जो नए बच्चे हैं जो जुड़ रहे हैं आज हमारे साथ, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करने की या लाइक करने की जरूरत नहीं है। पहले आप इन लेक्चर को समझ लीजिए, है ना। इससे पिछले वाले लेक्चर आप देख लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बेटा, क्योंकि आपका मोटिवेशन आपकी पढ़ाई है ना। मेरा मोटिवेशन आपका समझ में आना, और समझ में जब आएगा आपको तो किसके माध्यम से आप मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बता सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा नीचे एक लाइन चल रही होगी जिसमें पीडीएफ का लिंक दे रखा होगा। उन सभी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि नॉलेज आर्मरी बाय डीएस है, उसमें से जाके आप उसमें क्लिक करिए, लिंक पे क्लिक करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा होगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक दे रखा होगा। जाइए और उस पीडीएफ को क्लिक करिए, डाउनलोड करिए और रिवीजन करिए अपना, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं कि शेड्यूल्स के बारे में आज हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है कि व्हाई डू वी हैव शेड्यूल इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में शेड्यूल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों है ये अनुसूचियां जो हमारे संविधान में हैं। हमारा संविधान जो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उस दौरान पे 8 अनुसूचियों को हमारे संविधान में डाला गया था, 8 शेड्यूल्स को हमारे संविधान में डाला गया था। लेकिन आज के समय पे देखेंगे तो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, टोटल 12 अनुसूचियां हैं, टोटल 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 12 के 12 शेड्यूल देखेंगे, क्यों इनको हमने बनाया है, क्यों शेड्यूल्स को बनाया है, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। तो आइए वो पहले जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछेगा क्यों शेड्यूल्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन शेड्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी जानकारी आपको इससे जुड़ी हुई दे देता हूं। आप इस पोर्शन को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट फर्स्ट शेड्यूल के टाइम स्टैम्प पे आ सकते हैं, ठीक है ना। द शेड्यूल आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इनिशियली हैड 8 शेड्यूल एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज्ड टू 12 थ्रू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल द फॉलोइंग पर्पस। कह रहा है इस सेंटेंस में कि जब संविधान बना था उस दौरान पे 8 अनुसूचियां थी, लेकिन उन्हीं को इंक्रीज करके 12 अनुसूचियां कर दी गई हैं, अलग अलग संशोधन करके, अलग अलग हमारे संविधान में अमेंडमेंट करके, ठीक है। तो आइए सबसे पहला पर्पस देख लेते हैं, टू रिड्यूस द लीगल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिजाइंड टू बी इजिली अंडरस्टूड। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारे संविधान को आसानी से समझा जा सके, है ना। एक कॉम्प्लेक्सिटी को ये खत्म कर देता है ना, ये एक तरह से रिड्यूस कर देता है कॉम्प्लेक्सिटी को। अगर कोई आपको आर्टिकल समझ में नहीं आ रहा तो आप शेड्यूल को रेफर कर सकते हैं, वहां पे डिटेल में दे रखा है कि इस आर्टिकल में क्या प्रोविजन है। डिटेल में हर एक चीज, एक्सेप्शन से लेकर हर एक चीज दे रखी होती है इस शेड्यूल में। इस वजह से समझने में, संविधान को समझने में बड़ी आसानी होती है, ठीक है।
अगला देख लेते हैं, टू बी यूज्ड एज अ रेफरेंस व्हेन एडिशनल इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन इज नीडेड ऑन अ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब हम एक तरह से क्लैरिफाई कर सकते हैं, अगर हमें कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, हमें कोई इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस शेड्यूल को रेफर कर सकते हैं, ताकि उस आर्टिकल से जुड़े हुए सारे प्रोविजन हमारे सामने आ जाएं और हम उसको आसान भाषा में समझ पाएं। ठीक है। तीसरा पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ द शेड्यूल इज टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन इजियर टू रिवाइज और टू अपडेट बाय अमेंडिंग स्पेसिफिक सेक्शन रेदर देन रीराइटिंग द एंटायर आर्टिकल। हम क्या कर सकते हैं, हम आर्टिकल को दोबारा से ना लिखकर, अगर हमें उसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो एंटायर सेक्शन को मॉडिफाई जो करा जा सकता है वो डायरेक्ट हम अनुसूचियों में कर सकते हैं, ना कि हमें आर्टिकल को दोबारा से लिखने की जरूरत है। तो कहने का मतलब बहुत आसान भाषा में यह है कि अगर आपको कोई आर्टिकल समझ में नहीं आ रहा, कोई अनुच्छेद समझ में नहीं आ रहा, उसका कोई क्लैरिफिकेशन अगर आपको समझना है या फिर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन उससे जुड़ी हुई आपको जाननी है, तो डायरेक्ट आप अनुसूचियों को रेफर कर सकते हैं। बस इतना सा मीनिंग है आपका। ठीक है ना। तो आइए पहले शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं कि पहला शेड्यूल क्या कहता है। सबसे पहले जानते हैं लिस्ट ऑफ 12 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस स्लाइड में हम क्लास के एंड में आएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है जो कि मैं सबसे अंत में समझाने वाला हूं। पहले आप 12 शेड्यूल्स के बारे में जान लीजिए, उसके बाद अंत में मैं ये 12 के 12 शेड्यूल की जो ट्रिक है आपके सामने वो मैं रख दूंगा। देखिए टी से फर्स्ट शेड्यूल है, थोड़ा सा पतला सा पेन यहाँ पे सेलेक्टेड है ना। तो आइए पहला यहाँ पे ये क्या है, ये है फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है। ई से है बेटा सेकंड शेड्यूल। इसके अंदर क्या प्रोविजन है अभी हम डिटेल में देखेंगे भी, उसके साथ साथ हम अंत में इस ट्रिक के माध्यम से भी इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है। ए से हमारा थर्ड शेड्यूल है बेटा। ठीक है। आर से बेटा हमारा फोर्थ शेड्यूल है। इसी तरह एस से हमारा फिफ्थ शेड्यूल है। इसके अलावा ओ से हमारा सिक्स्थ शेड्यूल है ना। एफ से हमारा सेवेंथ शेड्यूल है। इसके अलावा ओ से हमारा एट्थ शेड्यूल है। एल से नाइन्थ शेड्यूल है। डी से 10th है और पी से 11th है और एम से 12th शेड्यूल है। तो इस तरीके से हर एक वर्ड के पीछे एक ना एक ट्रिक छुपी हुई है अनुसूचियों को याद करने की। ठीक है ना। तो क्लास के अंत तक बने रहिए ताकि आपको समझ में भी आ जाए, और अगर याद करना हो तो वो भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। इस ट्रिक के माध्यम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। आइए देख लेते हैं पहले शेड्यूल के बारे में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट शेड्यूल है जो बेटा, उसमें सब्जेक्ट क्या दे रखा है, इट लिस्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर करस्पॉन्डिंग टेरिटरीज। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री। कहने का मतलब हमारे देश में कितने राज्य हैं और उनकी कितनी टेरिटरी है, और हमारे देश में कितने केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। तो टोटल 28 स्टेट्स हैं और टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इनके जुरिस्डिक्शन के बारे में, इनकी टेरिटरीज के बारे में डिटेल में फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है बेटा, आर्टिकल 1 से 4 के बीच में इसके बारे में डिस्कस किया गया है कि कोई भी टेरिटरी होगी, कोई भी राज्य होगा, कोई भी केंद्र प्रशासित प्रदेश होगा, उसकी कोई बाउंड्री कितनी होगी, उसकी बाउंड्री इंक्रीज कौन कर सकता है, उन राज्यों या केंद्र प्रशासित प्रदेशों का नाम चेंज कौन कर सकता है। तो ये सारी डिटेल्स किसमें दे रखी हैं बेटा, सारी की सारी डिटेल्स आर्टिकल 1 से 4 के बीच में दे रखी हैं। और ये आर्टिकल 1 से 4 किस अनुसूची का भाग है बेटा, ये फर्स्ट शेड्यूल का ही पार्ट है। ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना। तो पहला शेड्यूल किस बारे में बात करता है, पहला शेड्यूल बात करता है बेटा अबाउट दी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ आवर कंट्री, और उनकी टेरिटरीज के बारे में, उनकी सब टेरिटरीज के बारे में बात करता है ये फर्स्ट शेड्यूल। आइए सेकंड शेड्यूल के बारे में देखते हैं। सेकंड शेड्यूल क्या कहता है बेटा, सेकंड शेड्यूल कहता है इट आउटलाइन द प्रोविजन फॉर इमोल्यूमेंट्स। ध्यान रखो बेटा, इमोल्यूमेंट क्या होता है, इमोल्यूमेंट का मतलब होता है सैलरीज। सैलरीज के बारे में बात करता है, अलाउंसेस के बारे में बात करता है। अलाउंसेस क्या होते हैं बेटा, भत्ता होता है ना। प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है, एंड सो ऑन ऑफ द फॉलोइंग। कहने का मतलब ये जो सेकंड शेड्यूल है ये सैलरीज के बारे में बात करता है, अलाउंसेस के बारे में बात करता है, प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है। खास जो पावर देता है, जो प्रिविलेज देता है,
कुछ लोगों को उनके बारे में ये बात करता है। वो कुछ लोग कौन है, तो वो कुछ लोगों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इमोल्यूमेंट्स, उनकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी क्या होगी, उसके अलाउंसेस क्या होंगे, उसके प्रिविलेजेस क्या होंगे, है ना। इसके अलावा राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनके बारे में बात करता है, स्पीकर के बारे में बात करता है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में भी बात करता है, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसके अलावा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, इसके अलावा चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, इसके अलावा द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये 9 लोग यहां पे मेंशन किए गए हैं। इन सभी की सैलरीज क्या होंगी, इन सभी के अलाउंसेस क्या होंगे, इन सभी के प्रिविलेजेस क्या होंगे, इन सभी के बारे में सेकंड शेड्यूल में बात करी गई है। ठीक है, आइए थर्ड शेड्यूल देख लेते हैं। थर्ड शेड्यूल है हमारा दिस प्रोवाइड फॉर द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ भी बोल सकते हो, ओथ को जिसको हिंदी में बोलते हैं शपथ ग्रहण, है ना। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उन लोगों के शपथ ग्रहण के बारे में इस थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया गया है। आप कह सकते हैं बेटा ओथ भी कह सकते हैं, और इसी ओथ को ही अफर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो किनके ओथ के बारे में बात करी गई है यहाँ पे, तो सबसे पहला है बेटा स्टेट यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, जो राज्य मंत्री होते हैं और जो केंद्र मंत्री होते हैं उनके बारे में, उनके शपथ ग्रहण के बारे में बात करी गई है। इसके अलावा बेटा कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। कहने का मतलब जो पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ते हैं, पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्शन लड़ते हैं, या फिर विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन लड़ते हैं, उनके ओथ या फिर अफर्मेशन के बारे में बात करी गई है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, कहने का मतलब जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिनको हिंदी में आप लोग विधायक कहते हैं। अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। इसके अलावा एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। विधान परिषद में जो लोग बैठते हैं उनको एमएलसी कहते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग बैठते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है। तो उन सभी के शपथ ग्रहण के बारे में थर्ड शेड्यूल में दे रखा है। इसके अलावा जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उनके ओथ के बारे में भी इसी थर्ड शेड्यूल में दे रखा है। और इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की शपथ ग्रहण के बारे में भी इसी अनुसूची में है। ठीक है, आइए चौथे शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। फोर्थ शेड्यूल है इट प्रोवाइड फॉर द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। कहने का मतलब राज्यसभा में, जिसे हम राज्यसभा को क्या कहते हैं बेटा, काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, पार्लियामेंट के लेक्चर में मैं आपको इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो राज्यसभा में जो सीट का एलोकेशन होता है, किस हिसाब से किस राज्य की, किस केंद्र प्रशासित प्रदेशों की कितनी सीट होंगी राज्यसभा में, उसका वर्णन किस में दे रखा है बेटा, चौथी अनुसूची में दे रखा है। और अगर आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि ये जो डिवाइड करी जाती हैं राज्यसभा में सीट स्टेट और यूटीज को दी जाती हैं, ये किस बेसिस पे दी जाती हैं, तो ध्यान रखो बेटा ऑन दी बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पे राज्यसभा में कितनी सीट किस राज्य की या फिर कितनी सीट किस केंद्र प्रशासित प्रदेशों की होंगी, वो डिसाइड करी जाती हैं जनसंख्या के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, आइए अगला शेड्यूल देख लेते हैं। अगला फिफ्थ शेड्यूल हमारा क्या है बेटा, इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। कहने का मतलब ये किसके प्रशासनिक प्रशासन के बारे में बताता है, तो शेड्यूल एरियाज के प्रशासन के बारे में बताता है, और इसके अलावा बेटा शेड्यूल ट्राइब्स के प्रशासन के बारे में बताता है। जहां पे एससी और एसटी एरियाज जो हैं, जहां पे इनकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, तो उनके
जगहों पे प्रशासन किस हिसाब से चलेगा, है ना। जो समुदाय हैं अलग अलग प्रकार के, जो माइनॉरिटीज में आते हैं, है ना, तो उनके हिसाब से उनकी जगहों पे किस प्रकार से प्रशासन चलेगा, तो स्पेशल प्रोविजन इस 5वीं अनुसूची में दे रखा है, 5th शेड्यूल में दे रखा है। और इससे रिलेटेड बेटा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 244(1) में है। ध्यान रखो बेटा, 244(1) में दे रखा है, अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में आर्टिकल 244(1) में है। कौन सी अनुसूची है बेटा, 5वीं अनुसूची है। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, 6वीं अनुसूची क्या कहती है। इसमें दे रखा है बेटा, इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रिंग ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ध्यान रखो बेटा, इसमें 4 राज्यों की बात करी गई है, और उन 4 राज्यों में भी पर्टिकुलरली किन एरियाज की बात करी गई है बेटा, ट्राइबल एरियाज की बात करी गई है। ध्यान रखो बेटा, पर्टिकुलरली ट्राइबल एरियाज की बात करी जा रही है इस 6वीं अनुसूची में, और वो ट्राइबल एरियाज किन राज्यों में है, वो 4 राज्यों में बात करी जा रही है। कौन कौन से हैं बेटा, ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लेना। पहला है असम, दूसरा है बेटा मेघालय, तीसरा है बेटा त्रिपुरा, और चौथा है बेटा मिजोरम। इन 4 राज्यों के ट्राइबल एरियाज की बात किसमें करी गई है, 6वें शेड्यूल में करी गई है। और कौन से आर्टिकल में है इसमें, ये आर्टिकल 244(2) में है, और साथ ही में आर्टिकल 275(1) में भी इस 6th शेड्यूल को मेंशन, 6th शेड्यूल में इसको मेंशन कर दिया गया है। ठीक है ना। 6th शेड्यूल के बाद अगला है हमारा 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में किसके बारे में बात करी गई है बेटा, फेडरल प्रोविजन के बारे में बात करी गई है। फेडरल मतलब क्या होता है बेटा, फेडरल मतलब होता है, ध्यान रखो, सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, फेडरल कहते हैं। सेंटर और स्टेट मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के रिलेशन को फेडरल कहा जाता है। तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजें 7th शेड्यूल में दे रखी हैं। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया भी था, हमारे संविधान में 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं, है ना, 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। कौन कौन सी बेटा, इट इंक्लूड द 3 लिस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी फॉर वेरियस सब्जेक्ट मैटर। ध्यान रखो बेटा, अलग अलग कानून, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने के लिए अलग अलग सूचियां बनाई गई हैं, अलग अलग लिस्ट बनाई गई हैं। और 3 प्रकार की लिस्ट हैं। कौन कौन सी है बेटा, पहली है यूनियन लिस्ट। ध्यान रखें बेटा, पहली कौन सी है बेटा, यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में कौन से टॉपिक आते हैं, कौन इसके ऊपर कानून बनाता है, तो जान लेते हैं। इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर फॉर विच ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। ध्यान रखो, यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आएंगे जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो 1-2 सब्जेक्ट यहां पे लिखे हुए हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया बेटा, इसके अलावा फॉरेन अफेयर हो गया, है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, है ना। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कानून कौन बना सकता है, सिर्फ यूनियन लिस्ट में आते हैं वो कानून, वो सब्जेक्ट, और इनके ऊपर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकती है। ठीक है ना। अगली सूची कौन सी है बेटा, राज्य सूची होती है, जिसे इंग्लिश में स्टेट लिस्ट भी कहते हैं। क्या है बेटा, इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। ये कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट को चलाने के लिए जो इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि बेटा पुलिस हो गया एक टॉपिक, इसके अलावा बेटा पब्लिक हेल्थ भी हो गया। तो ये ऐसे टॉपिक इसमें आएंगे जिसके ऊपर कानून कौन बना सकता है, अपनी अपनी राज्य की सरकार बना सकती हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर इसके ऊपर कानून बना सकता है। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों मिलकर इन टॉपिक्स के ऊपर, इन सब्जेक्ट के ऊपर जो कि स्टेट लिस्ट में आते हैं, उनके ऊपर वो कानून बना सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा आ जाते हैं, यहां पे लिखा होगा फॉर विच ओनली स्टेट गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी टू मेक लॉज। ठीक है। तीसरी सूची कौन सी है बेटा, कंकरेंट लिस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। अच्छा, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जॉइंट इंपॉर्टेंस रखते हैं वो टॉपिक आएंगे जो केंद्र सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है, और साथ ही में वही टॉपिक राज्य सरकारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि कौन सा हो गया बेटा, एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, है ना। ये ऐसे टॉपिक आएंगे जिसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार भी बनाएगी और राज्य सरकार भी बनाएगी।
तो तीन प्रकार की सूचियां हुई, यूनियन हुई, यूनियन के ऊपर यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आएंगे जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आएंगे जिसके ऊपर राज्य सरकारें कानून बनाएंगी, और कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आएंगे जिसके ऊपर केंद्र सरकारें और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगी। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं? डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गए, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, टैक्स हो गया। तो ये सब के ऊपर कानून कौन बनाएगा? यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में आएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट में कौन से टॉपिक आएंगे? पुलिस आएगी, है ना, पब्लिक हेल्थ आएगा। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर राज्य सरकारें कानून बनाएंगी। और कंकरेंट लिस्ट में वो टॉपिक आएंगे जिनके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगी, जैसे कि क्या हो गया? मैरिज हो गया और एजुकेशन हो गया। ठीक है ना। अच्छा, इस शेड्यूल 7 के बारे में जो डिस्कशन किया गया है, इन लिस्ट का जो डिस्कशन किया गया है, वो कौन से आर्टिकल में किया गया है बेटा? अनुच्छेद 246 में किया गया है। आर्टिकल 246 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आइए देख लेते हैं 8वां शेड्यूल कौन सा है। शेड्यूल 8 क्या है? इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया। ध्यान रखो बेटा, इस शेड्यूल 8 में हमारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस किया गया है। तो टोटल हमारे संविधान में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, है ना। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। लेकिन जब संविधान बना था बेटा, उस दौरान पे कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी? उस दौरान पे ओरिजिनली देयर वर 14 लैंग्वेजेस इन द शेड्यूल। इस शेड्यूल में 8वें अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ कितने लैंग्वेजेस डाली गई थी? 14 लैंग्वेजेस डाली गई थी, 14 लैंग्वेजेस डाली गई थी। लेकिन आज के समय में इस 8वीं अनुसूची में कितनी लैंग्वेजेस डाल दी गई हैं? 22 लैंग्वेजेस को इंसर्ट कर दिया गया है। कौन कौन सी वो भाषाएं हैं बेटा? है ना, आसामीज है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, इसके अलावा मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथली है, इसके अलावा सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है और उर्दू है। तो ये इस प्रकार से 22 भाषाओं को हमारे संविधान में डाला गया है, जो कि 8वीं अनुसूची का हिस्सा है। अगला देख लेते हैं 9th शेड्यूल क्या है बेटा? 9वें शेड्यूल में क्या ऐड किया गया है? इट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। हमारे संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। और जो पहला संशोधन हुआ था हमारे संविधान में, कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और इस 1951 के पहले संशोधन में क्या डाला गया है बेटा? पहले संशोधन में 9वां शेड्यूल डाला गया है, 9th शेड्यूल डाला गया है, जो कि किस बारे में बात करता है? तो ध्यान रखो बेटा, द ऑब्जेक्ट बिहाइंड एडिंग द 9th शेड्यूल वाज टू प्रोटेक्ट सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर्ड वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेट द फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब यह है कि इसमें सर्टेन एक्ट, कुछ अधिनियम डाले गए हैं, कुछ रेगुलेशन डाले गए हैं जो कि लैंड से रिलेटेड हैं, जमीन से रिलेटेड हैं। और इसमें एक और चीज बतलाया गया है, इस 9वें अनुसूची में क्या बताया गया है कि इसमें कुछ ऐसे एक्ट होंगे, ऐसे रेगुलेशन होंगे जिनको खारिज नहीं किया जा सकता, जिनको नल एंड वॉइड घोषित नहीं किया जा सकता अगर वो पार्ट 3 भाग 3 जो कि फंडामेंटल राइट के बारे में है, उस भाग 3 को डिस्टर्ब करते हैं, है ना। कहने का मतलब अगर वो वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट को भी, तब भी इस कुछ सर्टेन एक्ट और रेगुलेशन है जो हमारे संविधान में चेंज नहीं किए जा सकते। क्लियर है? समझ गए इसका कहने का मतलब क्या है? इसमें क्या कह रहा है, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। कुछ ऐसे अधिनियम, कुछ ऐसे एक्ट और रेगुलेशन डाले गए हैं इस 9वीं अनुसूची के तहत जो कि लैंड से रिलेटेड हैं, जो कि जमीन से रिलेटेड हैं। और वो शेड्यूल, वो जो प्रोविजन डाले गए हैं, कुछ अधिनियम जो डाले गए हैं, अगर वो वायलेट करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों को, जो कि पार्ट 3 में मेंशन है, वो मौलिक अधिकारों को अगर वायलेट भी करते हैं, तब
भी उन सर्टेन एक्ट और रेगुलेशंस को वॉइड घोषित नहीं किया जा सकता, उनको खारिज नहीं किया जा सकता, भले ही आप जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल भी उनके ऊपर नहीं कर सकती कोई भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखना बेटा, है ना, इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ये अधिनियम जो आर्टिकल 31B में है, और ये आर्टिकल 31B किस में बात करी गई है, शेड्यूल 9 में बात करी गई है। तो आइए देख लेते हैं आर्टिकल 31B में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, नन ऑफ द एक्ट प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल शैल बिकम वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेट राइट्स अंडर पार्ट 3 एंड नो जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल। ध्यान रखो, इसमें जो आर्टिकल 31B में है ना, जो एक्ट प्लेस्ड है 9th शेड्यूल में, वो अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करते हैं तो उनको वॉइड घोषित नहीं कर सकते, भले ही जुडिशियल रिव्यू का भी इस्तेमाल कर लो तब भी उनको वॉइड घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, आर्टिकल और शेड्यूल 9 आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं 10वीं अनुसूची क्या है बेटा। इट कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू दी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ध्यान रखें बेटा, ये एक ऐसा शेड्यूल है जो कि बताता है कि किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर को, लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, है ना, जो वो लोकसभा और राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं उसे क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं, हिंदी में उन्हें सांसद कहते हैं। इसी का फुल फॉर्म क्या है एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालिफिकेशन करना है उसका, या फिर विधानमंडल में जो लोग बैठते हैं, विधानमंडल में 2 हाउस होते हैं, जैसे पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ऐसे ही विधानमंडल में 2 हाउस होते हैं, विधानसभा विधान परिषद। इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा होती है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद होती है। अगर इनके मेंबर्स को डिस्क्वालिफिकेशन करना है, लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन लोग बैठते हैं, देखो यहां पे मैं बता देता हूं। वैसे तो इस पार्लियामेंट को हम लोग अलग लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना, और स्टेट लेजिस्लेचर को भी हम लोग अलग लेक्चर में ही कवर करेंगे। इसी को हिंदी में हम क्या कहेंगे बेटा, तो ध्यान रखो, इसी को हिंदी में क्या कहा जाएगा, विधान मंडल कहा जाएगा, विधान मंडल कहा जाएगा। ध्यान रखें बेटा, ठीक है ना। और इस विधान मंडल में 2 हाउस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है बेटा विधान परिषद होता है, ध्यान रखो बेटा, एक क्या होता है, विधान परिषद होता है, और दूसरा क्या होता है बेटा, विधान परिषद होता है और दूसरा होता है विधान सभा। ये चीज जरूर ध्यान रखना। इसी विधानसभा को क्या कहा जाता है बेटा, इसी विधानसभा को कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, इसको हम लोग वैसे ध्यान रखना बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। अलग से इसका एक लेक्चर आएगा जिसमें आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधान परिषद को बेटा क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। ध्यान रखें बेटा, है ना। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग बैठते हैं उसे क्या कहा जाता है बेटा, एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो विधानसभा में जो लोग बैठते हैं उसे क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं। इसी एमएलए को हिंदी में आप लोग क्या कहते हो बेटा, विधायक कहते होगे, अगर आपको पता हो, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, कौन कौन सा होता है, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है बेटा क्या, राज्यसभा, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं कि लोकसभा में जो लोग बैठते हैं उसे क्या कहा जाता है, जो लोकसभा में लोग बैठते हैं उसे एमपी कहा जाता है, और जो राज्यसभा में भी लोग बैठते हैं उसे भी क्या कहा जाता है, एमपी कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इन्हीं को हिंदी में, एमपी को ही हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, सांसद कहते हैं, ठीक है ना। इसी पार्लियामेंट को क्या कहते हैं बेटा, संसद कहते हैं। ध्यान रखो, जो संसद में बैठते हैं वो कौन है, सांसद हैं। तो कहने का मतलब लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को अगर डिस्क्वालिफिकेशन करना है, उनको डिस्क्वालीफाई करना है उनकी अपनी अपनी पोस्ट से, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कौन सी अनुसूची में दे रखा है बेटा, 10वीं अनुसूची में दे रखा है। वही चीज यहाँ पे इस पहले पॉइंट में लिखा हुआ है।
अच्छा, ये जो 10वीं अनुसूची है ये कब ऐड करी गई थी? ध्यान रखो, मैंने शुरुआत में ही बताया था जब क्लास स्टार्ट करी थी कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस दौरान पे 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज के समय पे 12 अनुसूचियां हैं। मैंने आपको बताया जो 9वीं अनुसूची है वो कब ऐड करी गई है? 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल जो है 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करा गया है। और जो 10वीं अनुसूची है वो कब ऐड करी गई है? तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 तक के तहत इसको हमारे संविधान में डाला गया है। टू कॉम्बेट द इविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर को या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को डिस्क्वालिफिकेशन करने का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ में डाला गया है, जो कि शेड्यूल 10 का पार्ट है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। अगला शेड्यूल हमारा क्या है बेटा? 11th शेड्यूल है। और 11th शेड्यूल में किसके बारे में बात करी गई है? इट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत किसको जोड़ा गया है 11th शेड्यूल में? ये डील करता है, किस बारे में डील करता है? डील विद द पावर। अथॉरिटी क्या है, पावर क्या है, शक्तियां क्या है, या फिर जिम्मेदारियां क्या हैं? किसकी जिम्मेदारियों के बारे में, किनकी शक्तियों के बारे में और किसकी अथॉरिटी के बारे में बात कर रहा है ये बेटा? तो ध्यान रखो, पंचायत की अथॉरिटी, पंचायत की शक्तियों और पंचायत की जिम्मेदारियों के बारे में बात कर रहा है, जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत उसको हमारे संविधान में ऐड किया गया था। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? इट कंटेन्स 29 फंक्शनल आइटम्स हैं, मतलब 29 ऐसे फंक्शंस हैं जो पंचायत के होंगे। उनमें से कुछ फंक्शन आपके सामने भी लिखे हुए हैं, जैसे कि सम ऑफ विच आर एग्रीकल्चर है ना, खेती बाड़ी, ये किसका फंक्शन है बेटा? पंचायत का फंक्शन है। लैंड इंप्रूवमेंट, जमीन की जो उपज होगी बेटा, उसकी फर्टिलिटी होगी, वो भी किसकी जिम्मेदारी है बेटा? पंचायत की जिम्मेदारी है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, अगर कोई भी जमीन से रिलेटेड कोई भी रिफॉर्म्स लाने हैं हमारे संविधान में, वो जिम्मेदारी भी किसकी है बेटा? ये जिम्मेदारी भी पंचायत की है। और इसके अलावा बेटा लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी को किस प्रकार से फर्टाइल बनाया जाए, किस प्रकार से मिट्टी को हमारी बचाया जा सके, ये सारे फंक्शन किसके हैं बेटा? पंचायत के हैं। ठीक है ना? आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे देख लेते हैं, आखिरी शेड्यूल है हमारा 12th शेड्यूल। और इसमें किसके बारे में बात करी गई है? पहली बात तो ये जान लो, इसमें भी किसकी शक्तियां, किसकी अथॉरिटी और किसकी जिम्मेदारियों के बारे में बात करी गई है। तो ध्यान रखें, 11वां जो अनुसूची थी उसमें पंचायत के बारे में बात करी गई है, और जो 12वीं अनुसूची है उसमें म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करी गई है, जिसे आप लोग हिंदी में कहते होंगे नगर पालिका। तो नगर पालिकाओं के बारे में इस 12th शेड्यूल में बात करी गई है, जिसको किस संशोधन के तहत ऐड किया गया है? तो ध्यान रखें बेटा, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसको हमारे संविधान में डाला गया है। ठीक है ना? अच्छा, जैसे पंचायत के 29 फंक्शंस 11वें शेड्यूल में ऐड किए गए हैं बेटा, ऐसे ही म्युनिसिपैलिटीज के कितने फंक्शन हमारे संविधान में डाले गए हैं? तो ध्यान रखें, 18 फंक्शंस डाले गए हैं, 18 फंक्शनल आइटम्स हैं। कुछ इसमें लिखे हुए हैं जैसे कि अर्बन प्लानिंग हो गई, है ना, टाउन प्लानिंग जिसमें आ जाता है, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये सारे जो प्रोविजन है ये नगर पालिका के काम है, जो कि 12th शेड्यूल का पार्ट है। और किस अनुच्छेद में इसके बारे में बात करी गई है? तो ध्यान रखो बेटा, 243W में इसके बारे में बात करी गई है। इसके अलावा पंचायत के बारे में किस अनुच्छेद में बात करी गई थी बेटा? आर्टिकल 243G में बात करी गई थी। तो ये है बेटा आपके सामने, मैंने आपके सामने सारे के सारे 12 शेड्यूल आपके सामने रख दिए हैं। डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन, और अब काम है कि इसको कैसे याद किया जाए, किस प्रकार से इसको याद रखा जा सकता है। तो वही ट्रिक अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान रखें बेटा, ये टिप फिंगर टिप्स में आपके याद हो जाएंगी, बस ध्यान से आपको पढ़ना है, 2 से 4 बार रिवाइज करना है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस ट्रिक को पढ़े और उसके बाद भी उसको शेड्यूल ना याद हो पाए। तो
तो आइए, सबसे पहले क्या था बेटा, टी से हमारे में किस में बारे में बात करी गई है, यूनियन। थोड़ा सा मैं कटा हुआ दिखाई दे रहा हूंगा, लेकिन मेरी जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा आपको जरूरत है इस बोर्ड की, और इस बोर्ड में उससे भी ज्यादा जरूरत है इस बोर्ड में जो लिखा हुआ है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात करी गई है। ध्यान करिए, मैंने आपको बताया था जो हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करी गई है। तो टी से आपको याद रखना है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में यहां पे बात करी गई है। इसके अलावा सेकंड शेड्यूल में किस बारे में बात करी गई है बेटा, सेकंड शेड्यूल में इमोल्यूमेंट्स के बारे में बात करी गई है। बहुत छोटा सा लिख रहा हूं यहां पे, इमोल्यूमेंट्स के बारे में बात करी गई है। ठीक है, मैं यहां पे हल्का सा सर्कल बना देता हूं ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना हो आगे। ठीक है, इसका पीडीएफ जो होगी बेटा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, साथ ही में कमेंट सेशन में भी पिन कर दिया जाएगा। आइए देख लीजिए, है ना। तो टी से हमारा क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज था। ई से हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इमोल्यूमेंट हो जाएगा। इमोल्यूमेंट मतलब क्या होता था बेटा, सैलरीज के बारे में बात करी गई है, अलाउंसेस के बारे में बात करी गई है, प्रिविलेजेस के बारे में बात करी गई है, और कई सारे 9 लोग मैंने बताए थे जिनके सैलरीज, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस के बारे में बात करी गई है। इसके अलावा ए से क्या आ जाएगा बेटा, शपथ ग्रहण मैंने बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो ए से बात करी गई है बेटा अफर्मेशन के बारे में। ध्यान रखें बेटा, किसके बारे में, अफर्मेशन, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, ओथ होता है, ओथ के बारे में बात करी गई है। तो मैंने भी 4, 5, 6 लोग बताए थे जिनके शपथ ग्रहण के बारे में बात करी गई है। तो ए से आपको क्या याद रखना है ना, शपथ ग्रहण याद रखना है, अफर्मेशन याद रखना है। इसके अलावा बेटा आर से किस बारे में बात करी गई है, तो ध्यान रखें आर से बेटा बात करी गई है राज्य सभा के बारे में। ध्यान रखो क्या याद रखना है, राज्यसभा का सीट का एलोकेशन कैसे होगा, सीट एलोकेशन के बारे में यहां पे बात करी गई है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं टेढ़ा मेढ़ा सा यहां लिख रहा हूं जगह बचाने के लिए, लेकिन आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, समझ में आ रहा होगा, इतनी मैं उम्मीद करता हूं आपसे, है ना। तो राज्यसभा की सीट एलोकेशन के बारे में यहां पे बात करी गई है 4th शेड्यूल में। इसके बारे में, इसके अलावा और किस बारे में बात करी गई है बेटा 5th शेड्यूल में, तो एस से ध्यान रखना है बेटा आपको क्या, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज के बारे में बात करी गई है। ध्यान रखें बेटा, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करी गई है। किस बारे में, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। ध्यान रखो बेटा, किस बारे में बात करी गई है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करी गई है और इनके कंट्रोल के बारे में बात करी गई है। तो आप, आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा कि किस बारे में बात करी जा रही है, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल जो चलेगा उसके बारे में यहां पे 5th शेड्यूल में बात करी गई है। इसके अलावा आ जाते हैं 6th शेड्यूल में, किस बारे में बात करी गई है, तो 6th शेड्यूल में मैंने आपको बताया था 4 राज्य बताए थे, अदर ट्राइबल एरियाज, और इस अदर ट्राइबल एरियाज में 4 राज्य आते हैं। 4 राज्यों के नाम हमने डिटेल में देखे थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ध्यान रखें। इसके अलावा बात कर लेते हैं आगे बेटा, आगे किस बारे में बात करी गई है, अगला है हमारा 7th शेड्यूल। ध्यान रखिए बेटा, अगला क्या है, अगला है बेटा 7th शेड्यूल, और इस 7th शेड्यूल में किस बारे में बात करी गई है, फेडरल प्रोविजन के बारे में बात करी गई है, जिसमें मैंने 3 प्रकार की सूचियों के बारे में आपको बताया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, है ना। 3 प्रकार की सूचियां मैंने बताई थी, टॉपिक भी मैंने आपको बताए थे, उनके ऊपर कानून कौन बना सकता है वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है ना। तो 7th शेड्यूल में किस बारे में है, फेडरल प्रोविजन के बारे में है। अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा ओ से, ओ से किस बारे में बात करी गई है बेटा, तो ध्यान रखो ओ से बात करी गई है, ओ से बात करी गई है बेटा ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। ध्यान रखिए बेटा, किस बारे में बात करी गई है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करी गई है। और इस ऑफिशियल लैंग्वेजेस में मैंने आपको बताया था हमारे संविधान में कितनी लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो उस दौरान पे 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। ठीक है ना। तो आइए अगला बात कर लेते हैं, अगले हम लोग बात करते हैं बेटा
एल से किस बारे में बात करी गई है? लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करी गई है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 31 बी, और आर्टिकल 31 बी क्या कहता है कि जो भी एक्ट और रेगुलेशन इस शेड्यूल 9 में आते हैं वो अगर उनके ऊपर कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता, अगर वो वायलेट भी करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों को, तो जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके उनको वॉइड घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। इसके अलावा डी से देख लेते हैं। डी से मैंने आपको बताया था बेटा, डी से किस बारे में बात करी गई है, तो ध्यान रखें डी में बात करी गई है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। मैंने आपको बताया भी था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत अगर कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर या विधानमंडल का मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो इस एंटी डिफेक्शन लॉ में उसके बारे में बात कही गई है। अगला देख लेते हैं पी से क्या है बेटा, पी से हमारा होगा पंचायत। पंचायत के बारे में बात करी गई है जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसको हमारे संविधान में ऐड किया गया था, और इसमें 29 फंक्शनल आइटम्स हैं पंचायत के लिए। इसके अलावा देख लेते हैं एम से किस बारे में बात करी गई है, तो म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करी गई है। और म्युनिसिपैलिटीज को मैंने आपको बताया था कि नगर पालिका कहते हैं, जो कि 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसको ऐड किया गया था, और टोटल 18 फंक्शनल आइटम्स हैं इस म्युनिसिपैलिटीज के तहत। ठीक है ना। आई होप आपको इसमें कोई डाउट होगा नहीं, तो दोबारा रिकैप कर लो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम क्या है ये? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराने प्रधानमंत्री के आंसू, ऐसे याद मत रखना, ट्रिक भूल जाओगे नहीं तो। ठीक है ना। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से क्या होगा बेटा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी होगा। ई से क्या होगा बेटा? इमोल्यूमेंट्स होगा। ए से क्या होगा बेटा? अफर्मेशन होगा। आर से क्या होगा? राज्यसभा का सीट एलोकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। एस से क्या होगा? शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स, उनके कंट्रोल और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करी जा रही है। ओ से क्या होगा बेटा? अदर ट्राइबल एरियाज, जिसमें 4 राज्यों की बात करी जा रही है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसके अलावा एफ से क्या होगा? फेडरल प्रोविजन के बारे में बात करी जा रही है, जिसमें 3 प्रकार की सूचियां आएंगी, यूनियन लिस्ट आएगा, स्टेट लिस्ट आएगा और कंकरेंट लिस्ट आएगा। इसके बाद 8वां जो शेड्यूल है, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को इंसर्ट किया गया है। 9वां शेड्यूल है लैंड रिफॉर्म्स, कुछ सर्टेन एक्ट्स और रेगुलेशंस हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जिनको वॉइड घोषित नहीं किया जा सकता, इवन इफ दे वायलेट द फंडामेंटल राइट, है ना। तो आर्टिकल 31 बी में लिखा हुआ है। इसके अलावा डी से एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि है शेड्यूल 10 में, है ना, जिसको 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत ऐड किया गया है। 11th शेड्यूल पी से क्या है बेटा? पंचायत है। और 12th शेड्यूल एम से क्या है बेटा? म्युनिसिपैलिटीज है। आई होप इससे आसान तरीका मैं आपको शेड्यूल याद कराने का बता ही नहीं सकता, और पूरा यूट्यूब छान मारोगे बेटा, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलने वाला। तो ध्यान रखना, आपको इसके साथ साथ, ट्रिक के साथ साथ, उसको भी डिटेल में पढ़ना है। 12 के 12 शेड्यूल जो मैंने अभी आपके सामने रखे थे। ठीक है ना। आई होप आपको इसमें कोई डाउट होगा नहीं, है ना। उम्मीद करता हूं आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा, है ना। और ये भी उम्मीद करता हूं कि लेक्चर पसंद आएगा तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा। और इसके अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो हम बात करेंगे उसमें पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना। ये था हमारा क्या बेटा? शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला हमारा लेक्चर होगा पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग टोटल 25 पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा, इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैंने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में अपना नंबर शेयर कर रखा है, वहां पे जाइए, है ना, व्हाट्सएप करिए। 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में मेरा रिप्लाई आपको मिल जाएगा उस डाउट का, जो भी अगर आपको डाउट होता है। ठीक है। टेलीग्राम से आप हमारी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको अवेलेबल करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा हमारे चैनल का, टेलीग्राम चैनल का। और इस पीडीएफ का लिंक अगर आपको डायरेक्ट चाहिए तो उस पीडीएफ का लिंक भी हमारे कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा, उसको मैं पिन कर दूंगा। क्लिक करिए, डाउनलोड करिए और रिवीजन करिए अपना। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी इस लेक्चर के साथ और ज्यादा शानदार और जबरदस्त हो रही होगी, और
उम्मीद करता हूं ये सीरीज भी आपको पसंद आ रही होगी, है ना। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ बेटा शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हम अगले क्लास में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद प्यारे बच्चों।